अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं IRK न्यूज। मैं हूं कायनात मीर। नाज़रीन, इमरान रियाज खान ने अपने ताज़ा तरीन वीलॉग की इब्तिदा में काजी फाइज ईसा के खत का जिक्र करते हुए बताया कि काजी साहब ने ये खत पांचों हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस को लिखा है और इसमें उन्होंने बताया कि काजी फाइज ईसा साहब ने जो लेटर लिखा है वो 5 चीफ जस्टिस जो है हाई कोर्ट के उनको लिखा। इस्लामाबाद में, सिंध में, बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में और लाहौर हाई कोर्ट में। और उनसे उन्होंने कहा कि जी वो नाम बताएं जजेस के जिनको हाई कोर्ट्स के अंदर अपॉइंट किया जा सकता है। उन्होंने बताया जी कि मैं जब जज बना हूँ उसके बाद की उन्होंने सूरत हाल बताई कि किस किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस तैनात किए गए, फिर किस तरह से फेडरल शरीयत कोर्ट है उसके बारे में बताया, फिर बाकी सारी चीज़ें। और उन्होंने कहा जी कि अब जो है वो जजेस की तादाद क्योंकि कम है हाई कोर्ट्स में तो बताई जाए। साथ ही 13 सितंबर को सुप्रीम जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास बुलाया गया है जिसमें जजेस की तैनाती के हवाले से मुबैना तौर पे फैसला किया जाएगा। मैंने पिछले वीलॉग में इसके हवाले से आपको एक डिटेल खबर दी थी। हसनात मलिक साहब के हवाले से मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन भी आपके साथ शेयर की थी जिसमें वो ये बता रहे थे कि जजेस की तैनाती का जो तरीक़ाकार है उसका जो आइन का आर्टिकल है उसके ऊपर भी डिस्कशन होगी। अब क्योंकि हुकूमत भी इसके साथ छेड़छाड़ करना चाहती है। और जजेस की तादाद के बारे में मैं एक चीज़ आपको और बताऊँ, जजेस की तादाद को बढ़ाने के लिए हाई कोर्ट्स के अंदर या सुप्रीम कोर्ट के अंदर जितने जजेस काम कर रहे हैं, अगर तो वैकेंसीज पूरी भी है, फ़र्ज़ करें एक कोर्ट के अंदर 10 जजेस की मैक्सिमम गुंजाइश है और 10 तक की वहाँ पे वैकेंसी होती है, लेकिन अगर उसको आप 15 करना चाहते हैं तो उसमें आइन में तरमीम नहीं करनी पड़ेगी, 2/3 अक्सरियत नहीं चाहिए होगी। वो सादा कानून साजी के साथ, यानी कौमी असम्बली के अंदर अगर आपके पास सादा अक्सरियत है, सेनेट में आपके पास सादा अक्सरियत है, तो आप जजेस की तादाद में इजाफा कर सकते हैं। अब क्योंकि काजी फाइज ईसा साहब या उनकी सोच के हामिल जजेस वहाँ अकलियत में हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, लिहाजा ये तादाद बढ़ा के, और ये मैं अपने से नहीं कह रहा क्योंकि मेरे पास इसका बड़ा कम नॉलेज होता है, ये जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं वो रोज़ाना बताते हैं, जो वहाँ सीनियर जर्नलिस्ट हैं इस पे एनालिसिस करते हैं वो रोज़ बताते हैं, जो वकला है वो बताते हैं कि एक्चुअली ये इसलिए हो रहा है कि काजी फाइज ईसा साहब की अकलियत को वापस अक्सरियत में बदलने की कोशिश की जाए। अब देखें, ये तो एक प्रोसेस है जिसमें काजी फाइज ईसा साहब ने डाल दिया कि हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो पोटेंशियल कैंडिडेट्स जो है, जो बेहतर कैंडिडेट हैं जिनको जज बनाया जा सकता है, उनके तरह नाम रिकमेंड कर दें ताकि उनमें से जज बनाए जा सके हाई कोर्ट के अंदर। लेकिन एक मामला है इसमें जो ज़रूर उठाया जाना चाहिए। आपको याद होगा काजी फाइज ईसा साहब से पहले चीफ जस्टिस से जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब। मैं उन दिनों में किसी खबर से भी वाकफ नहीं था तो मुझे इन सारी चीज़ों का नहीं पता था। ये मैंने अभी किसी का ट्वीट पढ़ा तो मुझे जहन में आया कि इसके ऊपर रिसर्च की जाए। तो जब मैंने रिसर्च की तो मेरे सामने बहुत सारे अखबारात खुल गए। इसमें जो है वो डॉन है, इसके अंदर जो है वो एक पेपर मेरे पास यहाँ पे बिजनेस रिकॉर्डर है, ट्रिब्यून है, ये तमाम जो पेपर्स हैं इन्होंने इसको रिपोर्ट किया था। जब जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने अपनी रिटायरमेंट से 2 माह पहले ये इजलास बुलाया था जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, और उन्होंने जजों की तैनाती करने की कोशिश की थी उस वक्त, तो उस पर काजी फाइज ईसा साहब ने बड़े सख्त किस्म के एतराज़ात किए थे और उस वक्त पूरे पाकिस्तान में रोला पड़ गया था। काजी फाइज ईसा साहब ने एक लेटर भी लिख दिया था। पाकिस्तान में बुनियादी तौर पर जो बड़ा रोला पड़ गया था वो ये कि भाई 2 महीने बाद ये चीफ जस्टिस जाने वाले हैं तो ये क्यों जजों की तैनाती कर रहे हैं, इनका अब नहीं बनता कि ये जजों की तैनाती करें, तो जो जजेस की तैनाती है वो आने वाले चीफ जस्टिस यानी काजी फाइज ईसा साहब करेंगे। ये रोला डल गया था। अब काजी फाइज ईसा साहब के जाने में भी तो 2 माह रह गए हैं, बल्कि 2 माह से भी कम वक्त रह गया है। 25 अक्टूबर को काजी साहब ने चले जाना है और अभी जो है वो आज जब मैं और आप बात कर रहे हैं तो 29 अगस्त है, तो काजी फाइज ईसा साहब की मुद्दत मुलाजमत खत्म होने वाली है। तो 2 माह पहले अगर एतराज किया जा रहा था जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के ऊपर, तो 13 तारीख को सितंबर की जब काजी फाइज ईसा साहब ये कर रहे होंगे तो उनका टाइम तो बहुत थोड़ा 1.5 माह का रह जाएगा। तो क्या काजी फाइज ईसा साहब को वो करना चाहिए जिसकी उन्होंने खुद मुखालफत की थी? अभी एक और चीज भी काजी साहब ने उठाई थी, उन्होंने कहा जी छुट्टियां चल रही हैं और छुट्टियों के अंदर आपने इजलास बुला लिया। लेकिन आपको याद होगा आज से कुछ अर्सा पहले, कुछ दिन पहले काजी फाइज ईसा साहब ने छुट्टियों के दरमियान ही इजलास बुलवाया और बुलवाकर 2 एडहॉक जजेस लगवाए। याद आ गया आपको? यानी 4 वो लगाना चाहते थे लेकिन 2 उन्होंने लगवाए
और छुट्टियों के बीच में लगवाए। जिस जिस चीज पे काजी फायद ईसा साहब ने तनकीद की जस्टिस उमर बंदयाल साहब पे, तकरीबन वो सारी चीजें काजी फायद ईसा साहब ने उससे ज्यादा बुरे तरीके से की हैं। मिसाल के तौर पे वो जज साहब को कहते थे इतने अरसे से सीटें खाली हैं, केसेस बहुत ज्यादा हैं, जजेस लगाइए, लेकिन उससे ज्यादा अरसे तक खुद भी उन्होंने सीटें खाली रखी और जजेस को नहीं लगाया, क्योंकि वो इंतजार कर रहे थे कि जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं उनमें से एक दो जज ऐसे थे, एक लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे और एक चीफ जस्टिस थे पेशावर हाई कोर्ट के, वो ये चाह रहे थे कि वो दोनों पहले रिटायर हो जाएं। वो रिटायर हो जाएं तो फिर उसके बाद जो है, क्योंकि वो काजी साहब की सोच से उनकी कोई मुताबिकत नहीं थी, तो वो रिटायर हो जाएं तो उसके बाद जो है वो नीचे से कोई जजेस लिए जाए। नाज़रीन, उसके बाद इमरान रियाज खान ने मियां नवाज शरीफ के लंदन जाने के हवाले से गुफ्तगू करते हुए बताया कि मियां साहब को इस वक्त अवाम की तरफ से किसी भी किस्म का कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से वो शदीद मायूसी का शिकार है। अवाम में उनकी मकबूलियत और कबूलियत अब उस तरह नहीं रही जैसे किसी जमाने में हुआ करती थी। इसलिए मियां साहब ने लंदन जाने का फैसला किया है, क्योंकि उनके होने या ना होने से मुल्क की सियासत पर इस वक्त कोई खास फर्क पड़ता नजर नहीं आ रहा। लेकिन इस मामले में इमरान रियाज का कहना था कि मियां साहब को लंदन जाने के लिए काफी तगोदो करनी पड़ेगी, क्योंकि मियां साहब इस मामले को जितना सादा समझ रहे हैं ये मामला उतना सादा नहीं है। मियां साहब को अभी उस तरह से बाहर जाने की इजाजत अभी तक नहीं मिल सकी जिस तरह की वो चाहते हैं। इस पर बात करते हुए उनका मजीद कहना था कि माजी में ना ये बड़ा आसान हुआ करता था कि जो लीडर उठा वो पाकिस्तान से बाहर चला गया, स्टेटस सिंबल हुआ करता था कि जनाब फलां सियासतदान है, उनका इलाज चल रहा है अमेरिका में, उनका इलाज चल रहा है यूरोप में, उनका इलाज चल रहा है इटली में, महंगी महंगी बीमारियां, तो महंगे महंगे इलाज कि जनाब इनके इतनी ये कौम की टेंशन लेते हैं, इतना ज़्यादा ये कौम के लिए काम करते हैं कि बेचारे बीमार हो जाते हैं तो पाकिस्तानी डॉक्टरों के पास इनका इलाज भी नहीं होता, ये बेचारे बाहर जाके इलाज करवाते हैं, वापस आके फिर कौम की खिदमत करते हैं। वो पहले ये बड़ी ऑनर की बात समझी जाती थी कि लीडर्स पाकिस्तान से बाहर चले गए हैं, लेकिन इमरान खान साहब ने जो कर छोड़ा है, यानी वो एक आदमी उठा, अजीब दरवेश आदमी है, उसने उठ के नारा लगाया ऊंची आवाज में कि मेरा जीना मरना पाकिस्तान में है, मैं इस मुल्क को छोड़कर नहीं जा रहा, मेरी कोई प्रॉपर्टी भी पाकिस्तान से बाहर नहीं है। तो जब इमरान खान ने यह कहा तो लोगों को समझ आई भी लीडर ऐसा भी होता है। वो लिफ्ट से गिरा, उसकी गर्दन के ऊपर बहुत जबरदस्त चोट लगी, शदीद जख्मी हो गया। बहुत लोगों ने कहा बाहर जाके इलाज करवाए, नहीं गया। उसको गोलियां लगी, लोगों ने कहा बाहर जाके इलाज करवाए, नहीं गया। वो पाकिस्तान से बाहर जाने के लिए तैयार ही नहीं था, वो पाकिस्तान के अंदर ही रहना चाहता है और पाकिस्तान के अंदर सियासत करना चाहता है। तो मियां साहब जैसे जो सियासतदान हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो पब्लिक में एक हीरो की तरह रहना चाहते हैं। लेकिन जब असल हीरो आया और उसने असल पैटर्न सेट किया तो उसके ऊपर चलना बहुत मुश्किल है। मिसाल के तौर पे आइंदा जेल में जाना किसी भी सियासतदान के लिए अजाब बन जाएगा, क्योंकि देखिए सियासतदानों को आदत है कि 10 से 15 दिन 20 दिन में वो बीमार हो जाते हैं जेल में, और वो बीमार होने के बाद फिर जेल के अस्पताल में या दीगर किसी और अस्पताल के अंदर अपना बाकी टाइम गुजारते हैं। लीडर जेलों में नहीं रहते पाकिस्तान में, ये ट्रेंड नहीं है, और अगर रहते भी है जेलों में तो ऐसी क्लास में रहते हैं जो बड़ी फर्स्ट क्लास किस्म की होती है, बड़ी शानदार किस्म की क्लास होती है। लेकिन इमरान खान साहब ने जो स्टैंडर्ड सेट कर दिया एक सेल के अंदर रह के, और जिस किस्म की सख्ती वो आजकल के दिनों में तन्हाई और सख्ती बर्दाश्त कर रहे हैं, ये एक ऐसी चीज हो गई है कि आइंदा लीडर जेल में जाना ही नहीं चाहेंगे। नाज़रीन, उसके बाद उन्होंने पंजाब पुलिस के हवाले से एक अफसोसनाक खबर का जिक्र करते हुए बताया कि पंजाब पुलिस कच्चे के डाकुओं के खिलाफ बिल्कुल बेबस दिखाई दे रही है। राजनपुर में कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ लड़ने के लिए जब पंजाब पुलिस के एहलकारों को भेजा गया तो वो रास्ते में ही उतर गए और इसी में ही अपनी आफियत समझी और हथियार डालकर भाग गए। नाज़रीन, इमरान रियाज का कहना था कि पुलिस वालों का मौकफ है कि नौकरी जाती है तो जाए, हम अपनी जान नहीं गवाएंगे, हमारी किसी किस्म की कोई तैयारी नहीं है, इसलिए उन्होंने इनकार कर दिया, जिसके बाद एक नया दस्ता ऑपरेशन करने के लिए भेजा गया। नाज़रीन, इस पर गुफ्तगू करते हुए इमरान रियाज का कहना था कि पंजाब पुलिस का मोराल इंतहाई डाउन हो चुका है और उसकी वजह यह है कि पंजाब पुलिस को अब हकीकत में मसाइल से लड़ने की आदत नहीं रही। पंजाब पुलिस एक नकारा फोर्स बन चुकी है जिसका सिर्फ सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पंजाब पुलिस के एहलकारों की इतनी ट्रेनिंग ही नहीं है कि वो कच्चे के डाकुओं के साथ लड़ सके, क्योंकि कच्चे के डाकुओं ने इस वक्त यूट्यूब चैनल्स बनाकर
लोगों से मदद मांगनी और हथियार की फरोख्त के लिए फंडिंग तक शुरू कर रखी है, लेकिन पंजाब पुलिस बिल्कुल बेबस नजर आती है। ज्यादातर एहलकार खुद इस ऑपरेशन से पीछे हो जाते हैं, जिसके बाद सूरत-ए-हाल की संगीनी को देखते हुए एक नया दस्ता कच्चे के डाकुओं से लड़ने के लिए भेजा गया। नाज़रीन, इस पर मजीद गुफ्तगू करते हुए इमरान रियाज ने बताया कि ये पुलिस वालों को लेके गाड़ियां जा रही थी जनूबी पंजाब में कि जनाब कच्चे में जाके ऑपरेशन करते हैं। 25 पुलिस वाले तकरीबन उतर गए। उन्होंने कहा जी हम नहीं जाते, हम अपने नुकसान के जिम्मेदार खुद होंगे, नौकरी जाती है तो जाए, हम जान से मरना नहीं चाहते, हमें अब वहां ना ले जाए मौत के मुंह के अंदर। और वो तैयारी नहीं है, वो सारी चीजें नहीं, अब किधर में लेकर जा रहे। बहरहाल पुलिस वाले उतर गए और उन्होंने कहा जी ऑपरेशन में हिस्सा नहीं लेंगे। तो फिर पुलिस वाले दूसरे भेजे गए, पीछे से ताज़ा कुमक, उनको मनाया गया, मना के भेजा गया। अब पुलिस का मोराल इतना डाउन क्यों है? देखिए, जब आप पुलिस से ये काम लेंगे ना कि औरतों को घसीटो, जब आप पुलिस से ये काम लेंगे कि चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करो, जब आप पुलिस से ये काम लेंगे कि सियासी दफ्तरों को बंद करो, सियासी बंदों को मारो, जब आप पुलिस से ये काम लेंगे कि ज्यादती करो लोगों के साथ और एक पॉलिटिकल पार्टी जो है उसको दफन कर दो, दबा दो, लोगों की इमलाक को नुकसान पहुंचाओ, वो घरों में छापे मारते हैं, सामान उठा के ले जाते हैं, सामान को तोड़ फोड़ देते हैं। तो जिस किस्म का पुलिस से काम लिया गया ना, उनको वैसे ही काम की आदत पड़ गई पिछले 2 साल में। क्राइम फाइटिंग जो है वो पुलिस शायद करना नहीं चाहती या करने के काबिल नहीं है, या पुलिस का मोराल डाउन हो गया है। देखिए, मरियम नवाज ने पुलिस की यूनिफॉर्म पहनी ये सोच के कि शायद पुलिस का मोराल ऊपर आएगा, लेकिन जो पंजाब पुलिस ने कभी नहीं किया, यानी मुकाबले से तो पंजाब पुलिस कभी नहीं भागी थी। ये हमेशा मुकाबला करते हैं, खड़े हो जाते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है दहशतगर्दी के खिलाफ जब जंग चल रही थी तो पुलिस सबसे ज्यादा फ्रंट पे, सबसे आगे हमेशा खड़ी रही है। वो जो नाका लगाया हुआ खड़ा हुआ होता था ना सिपाही, मैंने कई मरतबा जाके उनके इंटरव्यूज किए हैं, क्योंकि वो आदमी इस खतरे में खड़ा हुआ होता था कि जिस गाड़ी को मैं चेक कर रहा हूं ये गाड़ी के अंदर धमाका हो सकता है, लेकिन फिर भी कोई बंदा नाका छोड़ के नहीं भागा। आज तक मैंने पुलिस में नहीं सुना कि कोई नाका छोड़ के भागा हो या किसी ने अपनी पोजीशन छोड़ी हो। पुलिस तो ऐसी बहादुर और इतना बुलंद इसका मोराल था। ये आईजी उस्मान अनवर साहब ने पता नहीं क्या कर दिया पुलिस को। और दूसरा खास तौर पे जो मरियम नवाज ने यूनिफॉर्म पहना पुलिस का, उससे मोराल ऊपर जाना चाहिए था, मोराल नीचे चला गया पुलिस का। अब मेरे ख्याल में पुलिस के मोराल के लिए दोबारा काम करना पड़ेगा। और पुलिस को ऐसा लगता है कि ये चीज़ें शायद जो उनसे हो रही हैं, यानी मैं जो पुलिस वाले मेरे दोस्त हैं, जब मैं गिरफ्तार जब हुआ तो मुझे पुलिस वालों ने ये कहा कि हम मजबूर हैं। यानी लास्ट टाइम जब मैं हज पे जा रहा था तो पुलिस वाले मेरे आगे हाथ जोड़ के, उनके हाथ कांप रहे थे। एक पुलिस वाले ने मेरे घुटनों से पकड़ा, वो मेरे पाँव को हाथ लगाना चाह रहा था, मैंने उसके हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा क्यों करते हो गुनाहगार? तो उसने कहा जी हमको कसूरवार नहीं है भाईजान, हम ये कभी नहीं करना चाहते। उनकी आंखों में आंसू थे पुलिस वालों की। जबरदस्ती आपने उनसे ऐसे काम करवाए, उनका नौकरी से दिल ही उठा हुआ बेचारों का, मजबूरन अपने पेट के लिए नौकरी कर रहे हैं। ये पुलिस के साथ इन्होंने किया। जब आप एक फोर्स को अपने सियासी और जाती मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं ना, तो उसका मोराल डाउन होता है। ये लिखी पड़ी बात है और यही यहाँ पे पुलिस के साथ हुआ है। IRK न्यूज के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, इमरान रियाज खान ने अपने वीलॉग में ये बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 15 तारीख को लाहौर में अपना जलसा रख दिया है, क्योंकि PTI ये चाहती है कि वो अपना मोमेंटम ना तोड़े, लिहाजा वो अपने जलसे का आगाज 8 सितंबर को इस्लामाबाद से करते हुए आहिस्ता आहिस्ता बाकी शहरों तक जाना चाहते हैं। इस्लामाबाद के जलसे के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये प्लानिंग है लाहौर के मीनारे पाकिस्तान पर एक बड़ा जलसा करके हुकूमत को दिखाया जा सके कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज भी उतनी ही मजबूत है जितनी 9 मई से पहले थी। इस हवाले से इमरान खान भी कह चुके हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, 8 सितंबर का जलसा मंसूख नहीं होगा और ये पत्थर पर लकीर है। नाज़रीन, इमरान रियाज ने मजीद बताया कि मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत से सेनेट में 2 नशिस्तें मांगी हैं। इस पर मजीद गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि 11 नशिस्तों पे टोटल इलेक्शन होना है खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट का। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 10 सीटों के ऊपर बिल्कुल जीत सकती है, साफ, बिल्कुल नीट एंड क्लीन 10 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत सकती है। फजलुर रहमान साहब के पास 1 सीट की जो वोट है वो पूरे नहीं है, उनको पीपल्स पार्टी और नून लीग के वोट लेने पड़ेंगे। लेकिन फजलुर रहमान साहब जब नून लीग और पीपल्स पार्टी के वोट लेंगे तो फिर उनको वोट देंगे भी, कौमी असेंबली में जाके देना पड़ेगा उनकी 2/3 अक्सरियत करवाने के लिए। तो फजलुर रहमान साहब को PTI ने कहा था जी हम आपको 1 सेनेटर दे देंगे, आप पीपल्स पार्टी से और PMLN से वोट आप ना लें, हम आपको 1 सेनेटर दे देंगे, बाकी 10 हम ले लेंगे। लेकिन उसके बाद कुछ और हुआ। वो ये हुआ कि पीपल्स पार्टी ने कहा ठीक है जी हम एक अमीर तरीन आदमी को खड़ा कर देंगे सेनेट के नशिस्त के ऊपर और वो आपके MPs को खरीद लेगा, क्योंकि वहां तो खुफिया बैलेटिंग होती है। इमरान खान साहब कह के थक गए कि ओपन बैलेटिंग करवाई जाए सेनेट के इलेक्शन में, ताकि ये
पैसों का इस्तेमाल बंद हो जाए। लेकिन ये धमकाया गया पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को कि जनाब पीपल्स पार्टी को भी एक सीट दें आप, नहीं तो फिर हम एक काम करेंगे, आपके एमपीएस को खरीद लेंगे और अपना एक सेनेटर बना लेंगे। इसी तरह पीएमएलएन ने भी धमकी लगाई। अब एक की 4 सीटें, एक की 5 सीटें, और वो दोनों एक एक सेनेटर मांग रहे हैं। तो मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो पहले फॉर्मूला तय हुआ था जिसमें अनअपोज्ड इलेक्शन होना था, बिला मुकाबला इलेक्शन, उसमें 8 सीटें पीटीआई, 1 सीट नून लीग, 1 सीट पीपल्स पार्टी और 1 सीट फजल रहमान। और वो भी इसलिए कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को अपने एमपीएस पे एतबार नहीं है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को ऐसा लगता है कि उनके एमपीएस बिक जाएंगे और खुफिया बैलेटिंग के अंदर वो खामोशी से वोट डाल देंगे, पीपल्स पार्टी को या बेच देंगे या पीएमएलएन को बेच देंगे या फजल रहमान को बेच देंगे। तो हमारी जो 8 मिलनी है, जो 10 मिलनी है, वो 8 भी नहीं होनी, 7 हो जानी है। तो इस डर से वो 8 के ऊपर खुश हो गए थे। लेकिन अगर फजल रहमान के साथ वो अपनी पूरी अलैक्स लैक कर लें और अपने एमपीएस को अपने कंट्रोल में रखें तो वो 9 भी हो सकते हैं 8 से। लेकिन उसूलन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को 10 सेनेटर मिलने चाहिए। ये सिचुएशन मैंने आपके सामने रखी है, मुझे नहीं पता इसके ऊपर अभी फैसला क्या होना है। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए IRK न्यूज और अपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।